जैसे कहा जाता है कि 100 रुपये अगर केंद्र सरकार से चलते हैं तो गांवों तक वो 1 रुपया बचता है। ठीक है, तो उसमें तो मोरलिटी फिर लोगों की खत्म हो गई, तो लोगों का भ्रष्टाचार है उसका कारण। ठीक है, तो गांधी जी कहते थे कि ठीक है, कम से कम 1 रुपया तो पहुंचता है, और अगर हम ग्राम पंचायत ही नहीं रखेंगे तो गांव उससे भी वंचित हो जाएंगे। तो जैसे गांवों को लेकर के गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी कहते थे कि भारत जो है वो गांवों का देश है। गांधी जी क्या कहते थे, गांवों को बढ़ाना है। गांधी जी तो जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, इसके खिलाफ थे। गांधी जी क्या चाहते थे कि भाई चीज़ें स्वदेशी हों। ठीक है, और जो कुटीर उद्योगों, कुटीर उद्योग का मतलब आपका क्या हुआ, कुटीर उद्योग समझते हैं, जैसे कि बांस से हम कुछ बना रहे हैं आपका, या आपका मान के चलो मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, तो उन्होंने कहा इन चीज़ों को बढ़ावा मिलना चाहिए। जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। तो गांधी जी के ये मतलब विचार थे। तो जो गांधी जी के विचारों से प्रेरित या गांधी जी के विचारों से समानता खाने वाले डीपीएसपी हैं, उनको हम गांधीयन में रखते हैं। बात क्लियर है, गांधीयन में रखेंगे। तो गांधीवादी सिद्धांत में कौन से आते हैं, जैसे आर्टिकल आपका 40 हो गया, एक 43B हो गया जो मैं अभी कह रहा था कुटीर उद्योगों के लिए, एक 46 हो गया, ये यहाँ पे बात आएगी SC ST के लिए। तो गांधी जी हरिजनों के लिए भी काम कर रहे थे कि भाई जो हरिजन है उनको हमको सम्मान करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। 47 और 48, जैसे 47 में गांधी जी कहते थे कि भाई जो हमारी देह है, शरीर है, वो कहते हैं कि देह में ईश्वर का वास होता है, तो उस देह का ध्यान रखना चाहिए। तो शरीर के लिए बात की गई है, पोषण के लिए, कहाँ पर, 47 में। 48 उदारवादी सिद्धांत में फिर बाकी के देखिए कौन कौन से, आर्टिकल 44 हो गया आपका, कुछ कॉमन भी है याद रख लेना, कुछ जो है। 45 हो गया, जैसे 48 यहाँ पर भी है। तो 48 यहाँ पर क्यों है, क्योंकि वो लिबरलिटी को दर्शाता है कि भाई हमको जो है मान के चलो पशुओं की देखभाल करनी है, और वहाँ पर गांधीवादी सिद्धांत में भी गांधी जी के विचारों से भी वो मेल खाता है। तो आपको कई बार दिखेगा कुछ जो आपका अनुच्छेद है वो यहाँ भी यहाँ भी, यानी उनमें वो दोनों ही सिद्धांत हैं। बात समझ में आई। 48 हो गया, 48A हो गया पर्यावरण के लिए आपका, 49 हो गया आपका किसके लिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, 50 हो गया आपका न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, और 51 यानी कि जो इंटरनेशनल पीस की बात करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करेगा। तो इनको हमने इन तीनों में क्यों रखा है, समझ गए। जैसे आर्टिकल 39 आपके लिए सबसे परिचित हो गए। इनमें से सबसे अच्छा किस आर्टिकल को जानते होंगे, मैं मानूंगा कि आप इसको शायद जानते होंगे, आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 39 में एक व्यवस्था की गई है कि आपका जो समान और निशुल्क न्याय है, यानी कि वो सबको मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, तो न्याय सबको मिलना चाहिए। तो ये एक सामाजिक बात हुई या नहीं हुई, यानी समस्त समाज को ध्यान में रखते हुए ये बात हुई या नहीं हुई। अभी मैं उम्मीद करूंगा कि आप में इनमें से किसी आर्टिकल को नहीं जानते होंगे, जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो जब किसी आर्टिकल को पढ़ें तो आपको देखना होगा क्या उसमें समाज और आर्थिक चीज़ों का ध्यान रखा गया है। किसी भी आप पढ़ेंगे जब, तो इसके लिए आपको गांधी जी की विचारधारा पता होनी चाहिए। गांधी जी की विचारधारा ही आप नहीं जानते होंगे तो फिर तो आपको सीधे पढ़ना पड़ेगा। उदारता का मतलब होता है लिबरल होना, यानी कि किसी की भी हम बात करें, जैसे आर्टिकल 44 है कि भाई सबके लिए एक कानून समान होना चाहिए, एक सिविल कोड होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन होता नहीं है सबके लिए बराबर, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप कहेंगे भैया अगर सबके लिए बराबर नहीं होता, यानी कि उदारता की बात कर रहा है, एक समानता की बात कर रहा है, किसकी, समानता की बात कर रहा है। जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, इसको आप जानते होंगे। ठीक है, तो यानी कि जो जैसे हमारा मान के चलो आप कोई मंदिर है, तमिलनाडु का मंदिर है जो द्रविड़ शैली का बना हुआ है, तो हमारे अपने लोगों ने, देश के लोगों ने उसको बनाया, तो हमको उसे बचाना चाहिए या नहीं, मतलब उसको कंजर्व करके रखना चाहिए, उसको संरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल भैया उसको संरक्षण देना चाहिए, भाई हमारी अपनी वो विरासत है, हमारी अपनी विरासत है, हाँ या ना। सारे लोग बताएं एक बार। तो आप कहेंगे हाँ जी, तो ये उदारता की ही तो बात हुई। अब कोई बोले कि मान के चलो इस मंदिर को तोड़ दो, इस मस्जिद को तोड़ दो, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देता है जो कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के लिए, कई बार आंदोलनों में, हिंसा में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को क्षतिग्रस्त किया जाता है जो आपका नेशनल इंपॉर्टेंस की होती हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो राज्य का अपना मतलब एक विवेक है कि राज्य को उसको लागू करना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आप शुरू करें, शुरू करें दोस्त, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आर्टिकल 36, ये फॉन्ट दिख रहा है, क्वालिटी बढ़ा लेना थोड़ा। क्या ये फॉन्ट आपको दिख पा रहा है, बताएंगे भैया। मॉन्यूमेंट्स को भी बचाएंगे ना, हाँ सबकी बात करेंगे, सबकी बात बताएंगे।
बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य की परिभाषा मुझे बताओ, हमने कहाँ पर पढ़ी थी, किस आर्टिकल में पढ़ी थी? राज्य की परिभाषा हमने किस, सबकी तरफ से आंसर आए, जो हम पढ़ चुके हैं वो आपको सबको बताना है। तो आप कहेंगे भैया लिखना है इसको, राज्य की परिभाषा। तो आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है? राज्य की परिभाषा वही है, आराम से लिखना, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। राज्य की परिभाषा वही है जो भाग 3 के आर्टिकल 12 में है, आर्टिकल 12 में है। राज्य की परिभाषा वही है, क्या बोलेंगे? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज सेम एज इन पार्ट 3, इतना लिख लेंगे, पार्ट 3 और आर्टिकल 12 जो भी आप लिखें। तो राज्य की परिभाषा यानी कि 12 और 36 में, क्योंकि भाई अब जब यहाँ पर डीपीएसपी की बात होगी तो यहाँ पर राज्य को निर्देश दिए जाएंगे। तो आप ये ना सोचें कि क्या इस बार क्या आपका यूपी को निर्देश दे रहा है, या आपका बिहार को, या मध्य प्रदेश को, या राजस्थान को, या बंगाल को ये निर्देश दिए जा रहे हैं क्या? तो ऐसा नहीं सोचना, आप कहेंगे राज्य से मतलब वही है। बात क्लियर है? तो कहीं भी राज्य शब्द आएगा तो आप उसका कोई और मायना ना निकाले, आप समझे कि राज्य को जो समझा दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि भाई बार बार राज्य की बात होगी, तो यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया, पहले ही आर्टिकल में, कि राज्य वही है जो आपका पार्ट 3 में है। कोई दिक्कत? दूसरी बात, आर्टिकल 37 नोट करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। कार्यों के बारे में अवगत कराता है, लिख ले पहले, तब समझेंगे इसको। आराम से लिखें। आर्टिकल 12 क्या बताता है? कि जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में बताता है। अब कार्यों से क्या मतलब है कि डीपीएसपी में जो भी काम किए जाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया, वो वाद योग्य होंगे या नहीं होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? नॉट एनफोर्सेबल है, यानी कि आप कोर्ट नहीं जा सकते अगर ये लागू ना भी हो। लिख लेना, यहीं पर एक बात हमारी निकलेगी, क्या हो गया है ऐसे एक बात, इनके जो कार्य हैं वो वाद योग्य नहीं है, ये एक शब्द याद रखना है सिर्फ। 37 में क्या कहा गया है? ये नॉट एनफोर्सेबल है, नॉट एनफोर्सेबल है। यानी हम क्या बात समझे दूसरी, कि उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यही तो बात, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी आप लिखें, इनके उल्लंघन पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लिख चुके, लिख चुके सर। आर्टिकल 13 बता दो एक बार बेटा, मौलिक अधिकारों में जाकर के देखो, बहुत बड़ा आर्टिकल है, छोटा आर्टिकल नहीं है, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। क्लास रेगुलर किया करो हर रोज, पीछे कुछ छूट जाएगा तो कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए तो हम क्रम से चलते हैं। स्टेट का मतलब समझ लो, जो कानून बनाता हो, जिसके पास अथॉरिटी हो, थोड़ी सी समझ रखिए अगर कुछ नहीं जानते हैं। जैसे कि केंद्र स्तर पर कानून कौन बनाएगा? आपका जो भी अथॉरिटीज़ हैं आपका, जैसे आपका संसद हो गई, तो संसद के जितने भी अंग हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या आपका ऐसे ही जो राज्य स्तर पर कानून बनाएगा विधानमंडल, उसके जो अंग होंगे, आपका विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, तो ये सब क्या होते हैं? आपका ये सब स्टेट होते हैं। पुलिस क्या है? स्टेट है। जो काम करने के लिए जिसको अपॉइंट किया गया है सरकारी तौर पर, वो भी क्या है? स्टेट है। प्राइवेट कंपनियां क्या हैं जहां पर लोग काम कर रहे हैं, वो भी स्टेट है। ओके, बात क्लियर? तो ये क्या है आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 38 नोट करें, तभी बात करेंगे जब नोट कर लेंगे इसको। बहुत अच्छे से समझना है, सिर्फ भाषा को याद नहीं रखना, जो शब्द मैं बताऊं अगर उनको भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 38 ये कहता है, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर। इनको मैंने क्यों लिया है अब आप समझ गए होंगे इस पीडीएफ फॉर्मेट में, कि अगर हम इस भाषा को लिखेंगे तो मतलब बहुत अधिक समय हमारा लगेगा।
जबकि डीपीएसपी क्या है आपका, उसको हमें सिर्फ जानना मात्र है, क्योंकि वो लागू नहीं है, उनको जान लेना है हमको। तो राज्य क्या कह रहे हैं? राज्य कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीन न्याय हमने कहाँ पर पढ़े थे? प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, कि वो तीनों न्याय सुनिश्चित हों, और साथ में आय, स्थिति और सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए, इस बात को ध्यान देना, असमानताओं को कम करना है। यानी कि जैसे गरीब और अमीर के बीच का एक अंतर है, इनकम का एक, आप देखिए कुछ लोगों के पास बहुत अधिक पैसा है, और एक वर्ग ऐसा है कि जिसके पास में आपका एक वक्त खाने को रोटी तक भी नहीं है, और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, मतलब जो धन का केंद्रण है वो कुछ ही लोगों के पास में ज़्यादा है, ठीक है, मतलब धन कुछ लोगों के पास में बहुत ज़्यादा है, और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पास धन नहीं है। इसी को हम बोलते आय की असमानता, इसी को हम बोलते स्थिति की असमानता। यानी उनको अवसर भी नहीं मिल पा रहे हैं। भाई जो गरीब है, जिसके पास एक वक्त का खाना नहीं है, तो क्या वह अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा पाएगा? तो आप कहेंगे नहीं। तो यानी कि उसको तो फिर वो अवसर भी नहीं मिल पा रहा है कि उसके बच्चे जो है वो पढ़ लिख भी पाए। अब हमने ये तो कह दिया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन 6 वर्ष तक के लिए कहाँ पर है? तो उसका बच्चा क्या 6 वर्ष तक पढ़े नहीं? 6 वर्ष तक का, जब तक उसका बच्चा नहीं हो तो तब तक वो वेट करे कि भाई 6 वर्ष तक का होगा। तो उसके लिए फिर क्या है आपका, कि भैया 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए राज्य को कहा गया है, अनिवार्य नहीं है, राज्य चाहे तो ना लागू करे, करके सामाजिक जो व्यवस्था है उसको सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों का कल्याण करना है। असमानता को कम करके क्या करना है? कल्याण पर बढ़ावा दिया गया, कल्याण पर बढ़ावा दिया गया। जैसे आय को कैसे आप समझे? जिन लोगों की आय कम है उनके लिए स्टेट क्या करेगा? आपने ये सुना है गरीबी रेखा से नीचे कार्ड? गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बीपीएल कहते हैं, नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कार्ड धारक, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए सरकार क्या करती है बताएं फटाफट से, आप क्या जानते हैं? तो आप कहेंगे उन सब के लिए एक राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है। राशन कार्ड में उनको जो है आपका मतलब जो अनाज है वो कम से कम पैसे में उनको दिया जाता है, कि भाई ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति भूखा मर जाए। तो उनकी आय और स्थिति को देखते हुए क्या है, असमानताओं को कम करने की बात की गई है, ठीक है। और आय को, असमानता को कम करने के लिए ये बात याद रख लेना, इसके लिए जोड़ा गया आर्टिकल 38 का खंड 2, और ये जोड़ा गया था आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जिसमें कहा गया था, स्पेशली शब्द को कहा गया कि जो इनकम का, आय की जो असमानता है, यानी इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम है, आय की असमानता है, वो क्या करनी है? कम करनी है, कम की जाए। यानी राज्य भाई कम कैसे करेगा? तो राज्य सबको अवसर दे इस बात के लिए, राज्य सबको अवसर दे इस बात के लिए, ठीक है, कि सब लोग, स्टेट की ड्यूटी होनी चाहिए कि सबके बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ। अब अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो उनका डेवलपमेंट होगा, तभी तो विकास होगा। ये सरकार का ये भी कर्तव्य है कि मान के चलो कोई व्यक्ति अपनी एजुकेशन किसी वजह से नहीं कर पाया, तो उसके लिए कुछ ऐसे आपका कुछ प्रोग्राम हो जो कौशल विकास के हों, जो उसके स्किल को डेवलप कर सके। हो सकता है फिर वो उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर पाए, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए उसके लिए। तो किसी भी तरह से सरकार कुछ भी करे तो वो लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। बात क्लियर है? कोई कौशल विकास कार्यक्रम चलाए। आर्टिकल 39 इसका सबसे बड़ा है, इसको आराम से नोट करेंगे, आराम से नोट करें आर्टिकल 39, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर्टिकल 39 कह रहा है कि राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में काम करेगा। वो नीतियां कौन कौन सी होंगी? सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करना इसमें ए एंड डी को, ए एंड डी, इसमें ए एंड डी ही पूछे जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है आर्टिकल 39 ए, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन मिलने चाहिए। आजीविका का मतलब क्या हो गया आपका? तो आप बोलेंगे लाइवलीहुड, और लाइवलीहुड में क्या आता है आपका कि भाई व्यक्ति को आजीविका के साधन कैसे मिलेंगे? तो ये किसकी ड्यूटी है? तो आप कहेंगे ये स्टेट की ड्यूटी है, कि भाई ऐसा तो नहीं हो कोई व्यक्ति आपका मान के चलो उसको काम